मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत समाज और साहित्य की श्रृंखला में आज रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना लेकर आया हूं, जिसमें अपने हजारीबाग के नाम से उनका एक निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध है। रामवृक्ष बेनीपुरी 1901 मुजफ्फरपुर के बेनीपुर जिले में बेनीपुर गांव में जन्मे और हिंदी में उन्होंने एक अन्यतम शैली दी हिंदी को। उनका गद्य भी पढ़ते हैं तो पद्य का मजा मिलता है। आज जहां देश में आज़ादी की लड़ाई को लेकर अपने अपने ताने बाने चल रहे हैं, कोई गांधी नहीं है गांधी बना फिर रहा है, कोई नेहरू नहीं है नेहरू बना फिर रहा है। भारतीय वंश परंपरा के अनुसार अपने दादा के नाम से वंश परंपरा चलती है। आज गांधी नहीं होकर लोग गांधी और नेहरू नहीं होकर भी लोग नेहरू हैं। किसी कवि ने लिखा था कि हर संध्या सिंदूर लगाती विधवा लगती भोर, कि हर संध्या सिंदूर लगाती विधवा लगती भोर, और सच की गर्दन रेत कर झूठ मचाए शोर। आज लगभग देश में ऐसी स्थितियां हैं। और एक समय था कि हमारे साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कैसे कैसे यातनाओं के बाद अपने देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो कैसे अपने देश के सभी लोगों के लिए सम अर्थात बराबर संविधान बनाया। आज उनके लिए जो पंच तीर्थ बनाने वाले लोग हैं उनको गलत, और जो उनको जीवन भर सताते रहे, उनकी मार्केटिंग करने रहे, वो सच हो गए। आज इसी प्रसंग में मैं बेनीपुरी जी की एक रचना जो उनकी पुस्तक जंजीरें और दीवारें उससे ली गई है। शीर्षक है हजारीबाग। हर आदमी को गर्व होता है अपने शहर का। हमारे हजारीबाग पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने, जिनकी पतितों के देश में अम्बपाली, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, कितनी रचनाएं, कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना हजारीबाग लेकर आया हूं। 1968 में बेनीपुरी जी हम लोग के बीच से चले गए, मगर एक स्वतंत्रता सेनानी, एक नेता, एक समाज को दृष्टि देने वाला व्यक्ति जो गुलामी के दिनों में हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हुआ था, तो हजारीबाग को गजब चित्रित किया है। आज से 80-90 साल पहले हजारीबाग कैसा था, क्यों हजारीबाग में सेंट्रल जेल बना, आज़ादी की लड़ाई में हजारीबाग में ही सेंट्रल जेल क्यों बनाया गया, ये इन ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करती है ये रचना। चलिए सीधा सीधी मैं जोड़ता हूं, फिर अपनी बातें भी रखूंगा। ये गुलाम भारत की बात है। रामवृक्ष बेनीपुरी एक राजनीतिक कैदी के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखे गए, और तब उन्होंने ये रचना लिखी। शीर्षक है हजारीबाग। हमें बड़ी खुशी हुई जब मैं जंजीरें और दीवारें इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हजारीबाग शीर्षक मिला। चलिए आज़ादी के दिनों की बातें और हजारीबाग का जो प्राचीन परिदृश्य है, अंग्रेजों ने क्यों यहाँ सेंट्रल जेल बनाया, किस तरह पंजाबी और बंगाली बाबुओं के लिए अलग अलग इंतजाम किए, अंग्रेजों ने क्यों हजारीबाग को ही सेंट्रल जेल बनाया और किस नियत से बनाया, ये सारी बातें, ऐतिहासिक तथ्य को साहित्य के आईने से हम देखते हैं। मुंह अंधेरे रेल के डिब्बे से निकलकर जब बस पर चढ़े, ठंडक के मारे ठुड्डी हिलने लगी। ये हजारीबाग था। ठंडक के मारे ठुड्डी हिलने लगी। जून की शुरुआत, पटना में आग बरसती है, हजारीबाग में गुलाबी जाड़ा है। जून की शुरुआत, पटना में आग बरसती है, हजारीबाग में यह गुलाबी जाड़ा। पहले मजा का अनुभव किया, किंतु जब बस चली तो सारा बदन हिलने डुलने लगा, तो भी कुछ ओढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। मरुभूमि में जल का सोता मिला है, पीते चलो पीते चलो। वो पटना की गर्मी से बेनीपुरी जी राजनीतिक कैदी बनाकर हजारीबाग सेंट्रल जेल के लिए रेफर कर दिए गए, और यहाँ की जो गुलाबी मौसम है उसका मजा ले रहे हैं। आज से 90 साल पहले क्या परिदृश्य रहा होगा हजारीबाग का, सुनते चलिए। और ओढ़े भी तो क्या, सारे कपड़े तो बिस्तर में ही बंधे हैं, जो जमादार साहब के कब्जे में है। कैदी थे जो जमादार साहब के कब्जे में है। जेल में जिस पोशाक में रवाना किए गए थे, बदन पर वही आधी बांह का धारीदार कुर्ता, आधी जांग का जांघिया, और वह अंगोछा जो मुश्किल से बदन ढक सके। धीरे धीरे उजाला बढ़ रहा है। कुछ जंगली पेड़, फिर जंगल, और अब वह पहाड़। किसी पहाड़ के रास्ते से गुजरने का यह पहला मौका मिला था।
उत्तरी बिहार में पहाड़ कहाँ हैं? उत्तरी बिहार में पहाड़ कहाँ हैं? वहां बस दूर से हिमालय की झांकी भर मिल जाती है। पतली सी सड़क से बस भागी जा रही, एक ओर चट्टानों का पुंज, दूसरी ओर खड्ड ही खड्ड। जब जब मोड़ आती रोएं खड़े हो जाते। जरा भी गफलत या गड़बड़ हुई तो इस खड्ड में कहीं हमारी हड्डियां ढूंढे भी नहीं मिल सकेंगी। ये पुराना हजारीबाग है, लगता है सरिया से उनको पटना से सरिया से हजारीबाग लाने का ये मार्ग है जो आज गुलाम भारत का दृश्य दिखा रहा है। गड़बड़ हुई तो इस खड्ड में कहाँ हमारी हड्डियां ढूंढे भी नहीं मिल सकेगी, किंतु भय क्षणिक था, आनंद अस्थायी था। यह ठंडी हवा, यह खुशनुमा दृश्य, आहा, जिंदगी हो या जमीन, ऊबड़ खाबड़ ही अच्छी होती। ये देखिए इनकी भाषा की करामात। जिंदगी हो या जमीन, ऊबड़ खाबड़ ही अच्छी, बस भागी जा रही है। हमारी आंखें पल पल बदलने वाले दृश्य में लीन हैं और मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आ जा रहे हैं। हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठ रही हैं, मिट रही हैं। कहीं दुर्बलताएं घेरती हैं। घर का क्या होगा? कौन उन्हें देखेगा जब मैं चला जा रहा हूं? भोर भोर हो सकता है रानी आंसू बहा रही हो। नहीं नहीं, अरे हम कितना बड़ा कम करने जा रहे हैं। ये देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर घर की याद आ रही है और तुरंत जो है सो उनको लग रहा है कि नहीं, हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए लड़ना, जीवन की सार्थकता, इससे बड़ी क्या होगी? यदि देश के लिए बलि भी चढ़ जाऊं तो क्या यह कम सौभाग्य की बात होगी? एक तरफ लोग कहते हैं कि देश को आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल दिला दिया, और दूसरी तरफ देखिए खुद को बलि हो जाने के बाद भी, होम हो जाने के लिए भी तैयार है बेनीपुरी। इन हार्दिक उथल पुथलों में, मस्तिष्क के उहापोह में जब तब आंखें झिप जाती थीं कि एक घचके के साथ गाड़ी रुकी और लीजिए यह सामने हजारीबाग सेंट्रल जेल खड़ा है। आ गए सेंट्रल जेल, ट्रेन से आए और फिर सरिया से लगता है हजारीबाग सेंट्रल जेल पहुंच गए। जंजीरें फौलाद की होती हैं, दीवारें पत्थर की, किंतु पटना जेल में जो दीवारें देखी थी उनकी दीवारें भले ही पत्थर सी लगती हों, थी ईंट की ही। और यहाँ ईंट की दीवारें भी पत्थर लग रही हैं। पत्थर की दीवारों तो सामने हैं, चट्टानों के ठोंकों से बनी ये दीवारें, ऊपर नीचे अगल बगल जहां देखिए पत्थर ही पत्थर, पत्थर, काले पत्थर, कठोर पत्थर, भयानक पत्थर, बदसूरत पत्थर। किंतु अच्छा हुआ कि भोर की सुनहली धूप में हजारीबाग सेंट्रल जेल की इन दीवारों का दर्शन किया। सुबह सुबह देखा ये दीवारें निर्दयी हैं, बदसूरत हैं, कठोर हैं, मगर सुबह के उजाले के साथ देखा तो अपनापन कुछ महसूस हुआ, क्योंकि ये तो बराबर उनका जीवन जेलों में ही कट गया। किंतु अच्छा हुआ कि भोर की सुनहली धूप में हजारीबाग सेंट्रल जेल की इन दीवारों का दर्शन किया। इन काली कठोर अलंघ्य गुमसुम दीवारों की विभीषिका को सूर्य की रंगीन किरणों ने कुछ कम कर दिया था। संतरियों की किरचें भी सुनहली हो रही थी। हाँ, अच्छा हुआ, क्योंकि बाद के 15 वर्षों में न जाने कितनी बार इन दीवारों के नीचे खड़ा होना होगा। किसी ने कहा सब औरतें एक सी। यह सच हो या झूठ, किंतु मैं कह चुका हूं सब जेल एक से होते हैं। औरतें एक जैसी हो न हो, मगर जेल एक जैसे होते हैं। सब की दीवारें एक सी होती हैं, सब के फाटक एक से दूहरे होते हैं, सब में एक ही ढंग के बड़े बड़े ताले लटकते होते हैं, सब की चाबियों के गुच्छे भी एक से झंझनाते हैं, और सब के वार्डर, जमादार, जेलर, सुप्रिटेंडेंट जैसे एक ही सांचे के ढले होते हैं। मनहूस मुहर्रमी जैसे सब ने हंसने से कसम खा ली हो। किंतु हजारीबाग का जेल अपनी कुछ विशेषता भी रखता है। सब जेल बनाए जाते हैं अपराधियों को ध्यान में रखकर। अब देखिए यहाँ हजारीबाग सेंट्रल जेल की विशेषता है कि सब जेल बनाए जाते हैं अपराधियों को ध्यान में रखकर। हजारीबाग सेंट्रल जेल की रचना हुई थी देशभक्तों को नजर में रखकर, यानी जो क्रांतिकारी थे उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा जाता था। इसकी बहुत सारे कारण हैं, चूंकि वहां के जल में आर्सेनिक है, जो झील अभी हम देखते हैं ना, वहां के जल में आर्सेनिक है, जिससे कितना भी क्रांतिकारी और क्रूर व्यक्ति आए तो उसके अंदर थोड़ी मध्यम स्थिति आ जाती है। यह यहाँ के जल का प्रभाव है।
अंग्रेजों ने यह रिसर्च किया कि ये जो झील का पानी है, इस जल को अगर यहाँ के जो कैदी पिएंगे, क्रांतिकारी भावना उनके भीतर की मर जाएगी, उनको ठंडा पड़ना पड़ेगा। इसीलिए सेंट्रल जेल का यहाँ निर्माण हुआ है। हजारीबाग सेंट्रल जेल की रचना हुई थी देशभक्तों पर नजर रखकर। 1914-18 का विश्व युद्ध, पंजाब और बंगाल की क्रांतिकारी पार्टियों ने इस अवसर से लाभ उठाकर गदर करने की चेष्टा की थी। लाहौर से कलकत्ता तक उन्होंने जाल बिछाया था। बहुत से क्रांतिकारी अस्त्र शस्त्र के लिए बाहर भेजे गए थे। बहुत से विदेशों से इसी काम के लिए लौटे थे, किंतु भंडा फूट गया। धरपकड़ का दौर चला, गोलियां चली, बम फूटे, कितने मारे गए, जो पकड़े गए उन पर विद्रोह के मुकदमे चले, कितनों को फांसी हुई, जिन्हें सजाएं हुई उन्हें कहाँ रखा जाए, यह प्रश्न उठा। काला पानी खतरे से खाली न था। एडमंड नामक पनडुब्बी जहाज ने बंगोपसागर को चंचल कर रखा था। सुरक्षित स्थान यह हजारीबाग समझा गया। ये अंडमान निकोबार काला पानी से बेहतर समझा गया कि ये काला पानी है, इसलिए कि जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से कोई कैदी भागेगा तो उसको पकड़ने में सहूलियत होगी। सुरक्षित स्थान यह हजारीबाग समझा गया। छोटा नागपुर की पहाड़ी पर घनघोर जंगल में बसा यह स्थान। तब घनघोर जंगल हुआ करते थे यहाँ। किसी भी रेलवे स्टेशन से 50-60 मील की दूरी पर, समझ गए ना आज कि हजारीबाग से 50-60 मील की दूरी पर क्यों स्टेशन था? इसलिए कि यहाँ सेंट्रल जेल बनाया गया था। जब कैदी भागेंगे तो 1-2 दिन के अंदर पकड़े जाएंगे। रेलवे स्टेशन से 50-60 मील की दूरी पर फिर आदिवासियों की आबादी में अपना रूप कोई छिपा सकेगा कैसे? और अगल बगल जंगलों में जो आबादी है वो आदिवासियों की है। अगर कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई मराठी क्रांतिकारी अगर भागना भी चाहेगा तो इन आदिवासियों के बीच खुद को छुपा नहीं सकेगा। और भाग कर जाएगा तो 60 मील 70 मील जब पैदल जाएगा तब तक जंगलों में उसे अंग्रेज सैनिक पकड़ लेंगे। ये हजारीबाग सेंट्रल जेल बनाने के मूल भाव थे। एक तो झील के पास का आर्सेनिक मिश्रित जल, दूसरा घने जंगल और तीसरा आदिवासियों की आबादी, ताकि क्रांतिकारी यहाँ से बचकर भागने ना पाए। इसलिए काला पानी नहीं देकर क्रांतिकारियों को हजारीबाग सेंट्रल जेल रखा जाता था। जेल के फाटक पर जेल प्रवेश की रस्में पूरी की गई। सामने की सर्च व्यक्तिगत सर्च, खैरियत समझिए कि हमें नंगा नहीं किया गया, क्योंकि हम अपर डिवीजन के कैदी थे ना। भीतर बहुत बड़ा घेरा, एक और अस्पताल, एक और छोकरा कित्ता मैंने जो नौजवानों का रहने का कित्ता, जिसकी बगल में ही रंडी कित्ता। इस नाम से हंसिए मत, घबराइए मत। हर औरत जो किसी जुर्म में जेल भेजी गई, जेल वालों की नजर में रंडी है। छोकरा कित्ता और अस्पताल के बीच में राजबंदियों के लिए सेल, हाँ सेल ही सेल। सेलों की 2 किस्में, बाबू सेल और पंजाबी सेल। देखिए वहां विभेद है, 2 तरह का सेल, एक बाबू सेल, एक पंजाबी सेल। पंजाबी सेल बहुत ही बुरे हालत में और बंगाली बाबुओं के लिए कुछ आराम पर ध्यान दिया गया था। वहां भी विभेद था कि बंगालियों के साथ थोड़ा सख्ती नहीं, आराम दिया जाए, उनको थोड़ा लंबा चौड़ा दिया जाए, और पंजाबी कैदियों के साथ थोड़ा सख्ती, छोटा से छोटा सेल दिया जाए। बाबू सेल में 6 वार्ड हैं। हर वार्ड में 28 सेल हैं। 26 साधारण सेल, 2 चक्की सेल। 26 साधारण सेलों के सामने लंबा बरामदा है जो भले मानस का व्यवहार करे, यानी जेल के सारे नियमों को चूं चर्रा किए बगैर माने वे सेल में सोएं, बरामदे पर चंडाल चौकड़ी इकट्ठी करें, सामने के आंगन में घूमें फिरें, किंतु जिनका दिमाग फिरा हो, जो हर जगह लड़ाई झगड़े ही पसंद करते हैं, वो इन चक्की सेलों में रख दिए गए। वही मौज से चक्की चलाया करे, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में चक्की चलाना, फैक्ट्री और क्वार्टर साथ साथ। और बदमाशी की मात्रा अधिक बढ़ी तो फिर पंजाबी सेल में, बदमाशी की मात्रा अधिक बढ़ी तो पंजाबी सेल में। पंजाबी सेल में 3 वार्ड हैं। उनका हर सेल बाबू वार्ड के चक्की सेल के का बाहर से बिल्कुल बंद रहता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब पंजाबी सेल पठावे। यह बर्क बतीसा की एक चौपाई है जिसकी चर्चा अभी आने वाली है। इन्हीं सेलों में पंजाबी कैदियों को रखा गया था जो मुख्यतः गदर पार्टी के लोग थे।
जो ज्यादा सख्त थे। एक दिन अचानक एक मोटा पोथा हाथ लग गया था, एक कैदी ने लाकर दिया कुछ बीड़ियों के लोभ में। पोथा कागज जिसमें कुछ रचनाएं लिखी गई थी, वह गदर पार्टी के सदस्यों पर चलाए गए मुकदमों की मिसिल थी। पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। 4 आदमियों को फांसी हुई थी, कितनों को काला पानी, लंबी सजा वालों की लंबी सूची। यह पोथा इस कैदी को कैसे मिला? पूछताछ से पता चला इस प्रकार सबको बंद रखे और सुरक्षा के प्रबंध किए जाने पर भी पंजाबी कैदियों ने इस जेल से निकलकर भागने की चेष्टा की थी। कुछ भाग गए, कुछ गोलियों के शिकार हुए, कुछ लड़ते लड़ते मरे। पलायन की उनकी यह चेष्टा कितनी रोमांचकारी थी, इसका पूरा पता 1940 में चला, जब इस पलायन के फरार बाबा सुच्चा सिंह से इसी जेल में भेंट हुई। वह कथा अभी स्थगित ही रही। आपने देखा कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में जब पंजाबी क्रांतिकारी भागे थे तो कितने मार दिए गए, कितने काला पानी गए। वहां की एक पुस्तिका में हजारों लोगों के फांसी में मरने की बात होती है। और आज देश के लोगों को कहा जाता है कि मेरे परिवार के सदस्यों ने अहिंसा परमो धर्मा के आधार पर दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, इसलिए हमको 55 साल नहीं 105 साल तक गद्दी पर बिठाया जाए। ऐसे लोगों को तो बताना चाहिए कि आप जो आपके पूर्वज लड़े, आप 55 साल तो गद्दी पर बैठ गए। अब सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हमारे सिद्धू कानू, हमारे चांद भैरव, हमारे बिरसा मुंडा के वंशजों को भी एक आध दिन प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिएगा। नवाब साहब नहीं। ये देखिए आजादी की सच्चाइयां सामने आ रही हैं कि कैसे कैसे लोग मरे थे और आज गलत का गलत अर्थ। हम भले मानस थे, अतः हमें वार्ड बाबू में ही रखा गया, वार्ड नंबर 2 में मुझे रखा गया। यहां आने पर पता चला अपर डिवीजन के कैदी के क्या माने होते हैं। बेचारे जतिन दास ने 60 दिनों का उपवास करके, कोई जतिन दास थे जिन्होंने 60 दिन उपवास किया, तब इन कैदियों को अच्छी सहूलियतें मिली। बेचारे जतिन दास ने 60 दिनों का उपवास करके अपने प्राण दे दिए। वह तो स्वर्ग सिधारे, किंतु हमारे लिए इस पृथ्वी पर ही जेल में ही स्वर्ग सुख का दरवाजा खोल दिया। इन जो 1 नंबर कैदी थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित थे, उनके लिए जो सहूलियतें मिली, वह जतिन दास 60 दिन के उपवास के बाद अपनी मौत की कीमत पर दिलवा कर गए थे। जेल में भी स्वर्ग का सुख का दरवाजा खोल दिया। खाट है, गद्दा है, तकिया है, चादरें हैं, गुलगुल कंबल हैं, किताबों के लिए सेल्फ है, सुगंधित तेल है, गोदरेज नंबर 1 के साबुन, टेक का ब्रश, बंगाल केमिकल का खुशबूदार मंजन। फिर यह भोजन, भोर में गर्मा गर्म हलवा और गर्मा गर्म दूध या टोस्ट, मक्खन, अंडे, दिन में बासमती का चावल, मूंग की दाल, सब्जियां, पापड़, तिलौड़ी, अचार, शाम में घी से चुपड़ी चपातियां और गोश्त। किंतु वह जमादार उस दिन कहने लगा, बाबू ये सब मौज क्या है। इन्हीं वार्डों में जब बंगाली बाबू लोग रहते थे, पानी की नाली में घी बहता था। न जाने कैसी खपती थे वे लोग, नाली में घी बहाकर वे क्या पाते थे। जब तक हम लोग हजारीबाग पहुंचे, अन्य जिले से राजबंदियों का आना शुरू हो गया था। पता चला बिहार और उड़ीसा के अपर डिवीजन के राजबंदी यहीं रखे जाएंगे। ये अपर डिवीजन के बंदी थे, यहीं रखे जाएंगे। उन दिनों उड़ीसा भी बिहार में ही था। तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक स्टेट हुआ करता था। सर्वश्री गोप बंधु चौधरी, नीलकंठ दास, नवकृष्ण चौधरी, हरे कृष्ण महताब आदि से हमारा सामीप्य यहीं स्थापित हुआ। ये देखिए एक छोटे से जेल में कितने लोग बंद हैं, कितने लोग आए जा रहे हैं। और आज आजादी का हक खाने के लिए एक परिवार आगे बढ़ा है। बाकी सबों का हिस्सा कहाँ गया, कौन खोजेगा? इसकी जनगणना कब होगी इस देश में? वार्ड नंबर 2 में रहने से एक सहूलियत अनायास मिल गई। इसी वार्ड में फैक्ट्री थी जहां बुनाई आदि के काम होते थे। जिन्हें सख्त सजा मिली थी वे इस फैक्ट्री में काम करने आते। शादी कैद वाले राजबंदियों ने भी काम करने के नाम लिख लिया था। काम तो नाम का होता, सब लोग से मिलने जुलने की सुविधा मिल जाती थी। मुफ्त में हर महीने 4 दिनों की छुट्टी भी मिलती थी। गांधी जी के जादू ने कैसे कैसे लोगों को अभिभूत किया है, इसका पता यहीं आने पर लगा। प्रांत के जो जाने माने नेता थे वे आए ही थे। ऐसे लोगों
कि वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्यार्थी भरमार है जो राजनीति से अपनों को अछूते रखते थे। तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के स्वभाव, किसी को किसी की धुन, किसी को किसी की लगन, किसी को किसी की लगन, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। क्या गांधी जी यहाँ आते अपने समाज को देखकर ठट्ठा मारकर नहीं हंस पड़ते? लेकिन गांधी जी तो अभी तक अपनी दांडी यात्रा पर ही हैं। हमें अखबार के नाम पर स्टेट्समैन या फिर ओवरसीज एडिशन दिया जाता है। गांधी जी तो दांडी मार्च थे। आज गांधी जी के परिवार के किसी सदस्य को एक आध दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बनाने की कोई मांग नहीं करता कि उनकी भी गणना किसी दिन हो जो ओरिजिनल गांधी थे और उनके परिवार के भी लोग हों। चलिए, ये अपनी बातें हैं, फिर कभी करेंगे। हमें अखबार के नाम पर स्टेटमेंट सिर्फ ओवरसीज एडिशन दिया जाता था, किंतु क्या एक भी खबर हम तक पहुंचने से रहती थे? साबरमती आश्रम से चलते समय उन्होंने जो घोषणा की, या तो मैं स्वराज लेकर यहाँ लौटूंगा या मेरी लाश समुद्र में तैरती नजर आएगी, हम लोगों के कानों में वह दिन रात गूंजा करती है और गूंजा करती है गोलियों की आवाजें भी। देखिए, ये आजादी का दृश्य था संग्राम का। गोलियों की आवाजें भी जो देश के कोने कोने से आया करती हैं। बिहार में ही आधे दर्जन स्थानों पर गोलियां चल चुकी है। लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों की क्या बात। धीरे धीरे 6 बाबू वार्ड और पूरा छोकरा कित्ता हम लोगों से भर चुका है। अब हम लोग में से कुछ को पंजाबी सेल में भी रखा जाने लगा है। हाँ, उन्हें घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यूँ तो अब यहाँ सत्याग्रही राजबंदियों की ही भरमार है, किंतु मेरे वार्ड में 3 राजबंदी मौलनिया डकैती केस के हैं। मौलनिया डकैती केस के हैं। तीनों नौजवान हैं। इनके नेता जोगेंद्र शुक्ल थे। ये गरम दल वाले लोग हैं। इनके नेता जोगेंद्र शुक्ल थे जो अब तक फरार हैं। वार्ड नंबर 1 में देवघर षड्यंत्र केस के राजबंदी हैं। एक दिन खुफिया विभाग ने बैद्यनाथ धाम के एक घर पर छापा मारा। वहां एक कॉपी मिली जिसमें संख्या ही संख्या लिखी थी। उन संख्याओं से क्रांतिकारियों के नाम और पते निकाले गए और लाहौर से चटगांव तक गिरफ्तारियां हुई। फिर मुकदमा चला। लगभग 1 दर्जन नौजवानों को सजा मिली। वे सब यहीं रखे गए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। नए नए लोगों से परिचय, दिन भर हा हा हु जो लोग आते हैं, बाहर से सनसनी भरे समाचार लाते हैं। हाँ, हमारा देश आजाद होगा। हाँ, हमारा देश आजाद होगा, होकर रहेगा। हमारे अट्टहास में जंजीरों की बोली गुम हो गई है और दीवारें उनकी प्रतिध्वनि से गूंजने लगी है। यही बात समाप्त होती है। आपने देखा कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल के निर्माण की उस जड़ को बताया है। आज हजारीबाग शहर का विकास हो चुका है। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है। मगर गुलाम भारत में जब इसका निर्माण किया गया था तो वैसे क्रांतिकारियों को ठंडा करने के लिए किया गया था जो जेल से अगर भागे भी तो घने जंगल, दूर रेलवे स्टेशन और आदिवासियों की आबादी की वजह से तुरंत पकड़े जा सकें। मित्रों, हजारीबाग सेंट्रल जेल के बहाने इसमें हजारीबाग की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति का चित्रण है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही आज कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग शीर्षक से ये संस्मरणात्मक लेख लिखा। जंजीरें और दीवारें उनका जो संकलन है उसमें ये हजारीबाग लेख प्रकाशित है। मैं आज इसको आपके बीच सौंप कर प्रसन्न हूँ और मुझको खुशी हो रही है ताकि एक सच्चाई सामने। देखिए, उस समय के साहित्य से गवाही मिल रही है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने कितने बेटों को बलि देनी पड़ी तो दिया, कितनी माताओं ने अपने मांग की सिंदूरें पोंछ दी, कितनी बहनों ने अपने सुहाग की लाली मिटा दी, कितनी बहनों की चूड़ियां टूट गई। तब ये आज़ादी आई। लाखों लाख लोगों की बलि बेदी सजी, तब कहीं भारत माता आज़ाद हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान बनाया। आज वर्तमान 10 वर्षों में बाबा साहब को याद किया गया। 90 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उनको भारत रत्न दिया गया। आज वो पंच तीर्थ बनाए गए वर्तमान सरकार की ओर से। तीर्थ तो किसी देवता के ही बनते हैं, यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देवता मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनके जन्म स्थान को, उनके कर्म स्थान को, उनके अध्ययन कक्ष को, उनके इंग्लैंड प्रवास वाले कक्ष को
तीर्थ पंच तीर्थ का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनको आज हर संध्या सिंदूर लगाती विधवा लगती भोर और सच की गर्दन रेत कर झूठ मचाए शोर की स्थिति है। जो अंबेडकर को जिंदगी भर दबा कर रखे, वो आज अंबेडकरवादी होना चाहते हैं चंद वोट के लिए। और जिन्होंने अंबेडकर को सही सम्मान दिया, अंबेडकर के संविधान को सब पर लागू करना चाहते हैं, समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं, आज उनको कटघरे में खड़ा करके उनके पुतले जलाने का काम किया जा रहा है। ये किसी विदेशी षड्यंत्र से हो सकता है, यह कोई स्वदेशी आत्मा नहीं कर सकती है। मित्रों, मैं आज प्रसन्न हूं कि हजारीबाग शीर्षक इस संस्मरणात्मक निबंध को आपको सौंप रहा हूं। वर्तमान में साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी, भूगोल के लिए भी, हजारीबाग के इतिहास के लिए भी रामवृक्ष बेनीपुरी की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको संजो कर सुनिएगा, अपने विचार दीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस निबंध से भारत की आज़ादी में जो लाखों लोग मरे उनकी यातनाएं, उनको कष्ट को दुनिया समझ सके, समाज समझ सके। और समाज बाने की देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी कोई 1, 2 या 4 लोगों के बलबूते से मिली हुई आज़ादी नहीं है। वो 2-4 लोग जिनके परिवार के लोग आज सत्ता सुख भोगने के लिए विदेशी शक्तियों से जाकर हाथ मिला लिए हैं, वो तो वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने अगर जेल में भी रखा तो उनके पूछकर भोजन दिए, उनको पूछकर चिट्ठियां उनकी बेटी तक पहुंचाई, उनको सुख दुख का सारा साधन दिया। उनकी पीठ पर न कभी लाठी चली और न उनको कभी उनके पाँव में गोली लगे। सच में जो सुख में रहे वही सुख चाहते हैं, और वो जो गुमनाम बेनाम अनाम फूल हैं आज़ादी की लड़ाई के, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। मेरे मित्रों, बिरसा मुंडा की इस धरती से मैं नमन करते हुए ये सेंट्रल जेल हजारीबाग पर लिखे हुए इस संस्मरणात्मक निबंध को आपको सौंप रहा हूं और बताना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई कोई 2-1 लोगों के द्वारा नहीं, लाखों माताओं, बहनों, भाइयों, वकील, प्रोफेसर, विद्यार्थी की लड़ाई के बाद आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को संभाल के रखना है और बाबा साहब के संविधान को संविधान सब पर लागू करना है। ऐसा नहीं कि वो हिंदू पर लागू हो, मुसलमान पर अलग लागू हो। अगर हिंदू मुसलमान ऊंच नीच का विभेद रखा जाएगा तो ये संविधान की जो मूल भावना है, सबों के लिए एक विधान, इसकी हानि होगी। हजारीबाग नामक यह निबंध आपको सौंपकर प्रसन्न हूं। विश्वास है आप शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय मति से मुझे अवगत कराएंगे, ताकि पुनः साहित्य और समाज के इन्हीं बिंदुओं को लेकर मैं पुनः आपके बीच आ सकूं। बहुत बहुत नमस्कार।